नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पुलिसिंग विद टैलेंट से संबंधित। सेंटर और स्टेट्स के बीच अक्सर पुलिसिंग को लेके विवाद हो जाता है। कई बार स्टेट्स का आरोप ये रहता है कि सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है हमसे बिना कंसल्ट किए। काफ़ी बार आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती को लेके विवाद हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे चाहती है कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को, स्टेट्स नहीं भेजते। कई बार सीबीआई को कंसेंट देने को लेके विवाद हो जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा, पोक्सो एक्ट में जो एज ऑफ कंसेंट है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स की 18 से कम रेप माना जाता है, बेशक कंसेंट हो तो भी। हाई कोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है 18, वो समय की हिसाब से नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से नहीं है। जानेंगे क्यों ऐसा बोलते हैं हाई कोर्ट के जजेस। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे यूक्रेन वार में इंडिया की मीडिएशन और इंडिया के वर्ल्ड स्टेज पर बढ़ते रोल से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पुलिसिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है? आर के राघवन। अक्सर द हिंदू के लिए लिखते हैं। पहले सीबीआई के डायरेक्टर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। क्या कंटेस्ट है? पिछले महीने अक्टूबर में ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर, कुछ स्टेट के होम मिनिस्टर्स और पुलिस चीफ्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन देखो, इस मीटिंग में ना वेस्ट बंगाल ने अपने हाईएस्ट ऑफिशियल्स को नहीं भेजा। रीजन ये दिया कि हमारे जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो दुर्गा पूजा रिलेटेड इश्यूज में अभी व्यस्त हैं, तो इसलिए हम उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि देखो, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई कि कैसे पुलिसिंग को इंप्रूव किया जाए, और उस मीटिंग में हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल्स अगर किसी स्टेट के मौजूद नहीं है तो मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से भी हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स की साइड से भी हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाल ही में ना एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि तमिलनाडु की पुलिस ने ना इस बॉम्ब ब्लास्ट की जो जांच है बहुत बुरी तरह से हैंडल की। मतलब जो टेररिज्म संबंधित केस होते हैं ना, उनको हमारे देश में कौन हैंडल करता है बताइए? एनआईए। आपको याद होगा 2008 में मुंबई अटैक हुए थे, उसके बाद स्पेशल एजेंसी बनाई गई थी टेररिज्म संबंधित मामलों की जांच करने के लिए, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जैसे ही कोयम्बटूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एनआईए ने कहा ये केस आप हमें सौंप दीजिए। बट जानते हो क्या हुआ? तमिलनाडु की पुलिस ने ये बोला कि अरे हम एकदम से जांच आपको नहीं सौंप सकते, पहले हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद जांच आपको यानी एनआईए को सौंपेंगे। तो इतना डिले नहीं होना चाहिए एनआईए को जांच सौंपने में। तो आरोप ये लगता है कि यहां पर तमिलनाडु की पुलिस का थोड़ा अनप्रोफेशनल रवैया देखने को मिला। सेंटर और स्टेट के बीच अक्सर पुलिसिंग को लेके आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है। देखो, इन आरोपों में और प्रत्यारोपों में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत यह है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं। क्या तमिलनाडु की पुलिस ने जब यह कहा पहले हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोयम्बटूर बॉम्ब ब्लास्ट में, क्या वो रूल के हिसाब से काम कर रहे थे या उन्होंने रूल को तोड़ा? क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रही? सबसे पहली चीज ये है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कमियों को पहचानो, आइडेंटिफाई करो कहां पे कमियां हैं। तीसरे नंबर पे कोरेक्टिव मेजर्स इनिशिएट करो, मतलब जो स्टेप्स आप उठा सकते हो चीजों को ठीक करने के लिए वो स्टेप उठाओ। इसके बाद राइटर थोड़ा हमें इतिहास में पीछे ले जाते हैं। हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? बिल्कुल ठीक आपने सोचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, आज अगर वो जिंदा होते तो पुलिसिंग को लेके जिस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में राजनीति होती रहती है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, पटेल इस चीज को देख के बहुत ज्यादा नाराज होते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, वो प्रोफेशनल पुलिसिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देते थे। देखो, ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश पर रूल कर रही थी ना, तो एक सर्विस थी आईसीएस, जो आज के समय में आईएएस आईपीएस मतलब ऑल इंडिया सर्विस है। तो ना बहुत सारे लोगों ने कहा कि आजाद भारत में इस सर्विस की जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर दो। लेकिन सरदार पटेल विजनरी थे, उन्हें पता था
अगर देश में प्रोफेशनल गवर्नेंस को हमें इन्फ्यूज करना है, इस्टेब्लिश करना है, मतलब गवर्नेंस में प्रोफेशनलिज्म लाना है, अच्छी गवर्नेंस हमें देश में लानी है, तो फिर इस सर्विस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी वजह से इवन आईपीएस को उन्होंने आईएएस के साथ रखा। ऑल इंडिया सर्विस हमारे देश में कौन कौन सी हैं? आईएएस है, आईपीएस है और फॉरेस्ट सर्विस है। बाकी ये आईआरएस वगैरह तो सेंट्रल सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। समझ गए? बट दिक्कत जानते हो आप क्या है? आजादी को 75 ईयर्स पूरे हो गए, आज भी सेंटर और स्टेट्स आपस में लड़ते हैं कि कैसे आईपीएस का बंटवारा होगा, कौन सा आईपीएस सेंटर के लिए काम करेगा, कौन से स्टेट के लिए काम करेगा। आजादी के 75 ईयर्स बाद भी क्या यह दुख की बात नहीं है? यहां पे देखो, आईपीएस के टैलेंट को यूटिलाइज को लेके विवाद चलता रहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। पर्सनल मैनेजमेंट आज भी ठीक नहीं है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कौन सा आईपीएस कब डेपुटेशन पर सेंटर में आएगा काम करने के लिए, वापस कब जाएगा स्टेट्स में, स्टेट्स रिलीज नहीं करते आईपीएस ऑफिसर को सेंटर में काम करने के लिए। मतलब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाती है। जब पॉलिटिक्स हो जाती है ना, तो रैशनैलिटी पीछे छूट जाती है। जैसे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स पर आरोप लगा पश्चिम बंगाल में कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। याद कीजिए, बीजेपी की लीडर्स पर, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पर हमला हुआ था। तो बाद में वहां पे जिन ऑफिसर्स की तैनाती थी उनको समन भेजा गया था होम मिनिस्ट्री में। तो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से होम मिनिस्ट्री कुछ ऑफिसर्स को यहां पे बुलाना चाहती है सेंटर में काम करने के लिए, ताकि उन्हें पनिश किया जा सके। मतलब उनको तैनात करने की पावर अगर होम मिनिस्ट्री के पास होगी तो उनको ज्यादा अच्छे से पनिश किया जा सकता है ना। स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए उनको रिलीज नहीं किया जाता सेंटर में काम करने के लिए। तो पॉलिटिक्स की वजह से कितना देश को नुकसान हो जाता है, कितना लैंड ऑर्डर को नुकसान हो जाता है, आप आसानी से समझ सकते हो। मुद्दे देखो और भी हैं। जैसे एक अक्सर सेंटर और स्टेट के बीच में विवाद का मामला आता है, सीबीआई को मिसयूज को लेके आरोप लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का मिसयूज करती है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए, उन पर फर्जी केस रजिस्टर करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। पहले सिर्फ सीबीआई पर आरोप लगता था, अब ईडी पर भी आरोप लगता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह आरोप है कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब जहां पे हमारी सरकार नहीं है ना, जैसे बीजेपी की सरकार है अभी सेंटर में, तो वो स्टेट्स जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल जहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ना ऐसे राज्यों में सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली जाती है, सीबीआई नए केस नहीं रजिस्टर कर पाती, ये दिक्कत आती है। तो बहुत बार फिर उन राज्यों में पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करप्शन केसेस की ठीक से जांच नहीं हो पाती। समझ गए? तो ये भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। देखो, वैसे तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट इसका मतलब यह नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई से ही नहीं है लैंड ऑर्डर में, ऐसा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पब्लिक एक्सीलेंस है, और इस इंस्टीट्यूट ने विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को पुलिसिंग से संबंधित रिसोर्स और टेक समय समय पर उपलब्ध करवाए हैं। फिर कैसे कहा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट का कोई से नहीं है लैंड ऑर्डर में? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करवाती है ना, हैदराबाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न स्टेट्स को समय समय पर बहुत ज्यादा हेल्प किया है, ट्रेनिंग के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, ट्रेन किया है स्टेट फोर्सेस को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी भूमिका निभा रही है लैंड ऑर्डर को इंप्रूव करने में। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो नुकसान जनता का होगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को दूर करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, और पुलिस में प्रोफेशनलिज्म लाना जरूरी है। अब लास्ट में एक और बात कही जाती है राइटर के द्वारा, आर.के. राघवन, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा। देखो, कई बार ना डीजीपी को दोषी ठहराया जाता है, बट दिक्कत यह है डीजीपी डायरेक्शंस किससे लेते हैं? सीएम से लेते हैं। और सीएम अगर पॉलिटिकल कंसीडरेशन के हिसाब से फैसले लेते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है। सीएम, पीएम, ये तो देखो वो पद हैं जिनको पॉलिटिकल कंसीडरेशंस के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए, देश हित में, स्टेट हित में फैसले लेने चाहिए। जैसे एक मैंने बात आपको पहले भी बताई थी, एक कहावत है
कहावत है, मैं आपको बताता हूँ। नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे 1991 से लेके 1996 के बीच में। तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शांता कुमार। शांता कुमार का एक इंटरव्यू मैं एक दिन देख रहा था, छोटा सा क्लिप था। शांता कुमार ने कहा कि नरसिम्हा राव से जब मैं मिला तो मेरे मन में ना उस समय बहुत सारे डाउट्स थे। डाउट्स जैसे कि देखो, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं और मैं बीजेपी का हूं, और वो भी एक छोटे से राज्य है, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। आज तो देखो बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, उस समय बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हुआ करती थी, इतना ज़्यादा इमरजेंस उस समय बीजेपी का हुआ नहीं था। तो उनके मन में डाउट्स थे कि नरसिम्हा राव मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मैं वैसे भी विपक्षी पार्टी का हूं, मेरा तो राज्य भी इतना छोटा सा है। इशू था एक डैम रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी चाहिए थी डैम रिलेटेड इशू पर। तो उन्होंने अपनी बात नरसिम्हा राव यानी उस समय के प्रधानमंत्री के सामने रखी, तो उन्होंने हाँ कर दिया सुनते ही कि हाँ, हिमाचल प्रदेश इसमें रॉयल्टी डिजर्व करता है, आपको मिलेंगे पैसे डैम रिलेटेड। तो शांता कुमार जो हिमाचल के सीएम थे, उन्होंने नरसिम्हा राव से बोला कि मुझे सच बताऊं तो उम्मीद नहीं थी आप एक बार सुनते ही हाँ भर दोगे। मुझे बस ये सोच के आया था कि मिलने में क्या जाता है, कम से कम कोशिश करने में क्या जाता है। आपने तो एक बार मुलाकात करने में ही हाँ भर दी। अक्सर ऐसा होता नहीं है, दूसरी पार्टी के जब पीएम होते हैं तो वक्त भी नहीं देते और बात भी इतना ध्यान से सुनते नहीं है। तो उन्होंने जानते हो क्या बात बोली, जिसके लिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई 1 मिनट की। नरसिम्हा राव ने बोली कि पार्टियों की सरकार होती है, सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। समझ रहे हो? फिर से बोलता हूं, पार्टियों की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। एक बार सरकार बन जाए तो फिर वो पार्टी हित में काम नहीं करती, वो पूरे देश के लिए काम करती है। अब ऐसी ही पॉलिटिक्स की हमें आज के समय में आवश्यकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, पोक्सो एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है, अगर कोई पर्सन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा किसी दूसरे पर्सन के साथ जिसकी एज 18 से कम है, तो ये स्टैट्यूटरी रेप कहलाएगा, बेशक इस केस में कंसेंट हो या फिर ना हो। कंसेंट मतलब सहमति से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है तो भी वो रेप कहलाएगा अगर एज 18 से कम है। इवन देखो, लड़का और लड़की दोनों अगर 18 से कम हैं तो भी ये रेप कहलाएगा, तब भी कंसेंट मैटर नहीं करती है। समझ रहे हो? मतलब लड़का और लड़की दोनों 18 से कम हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर सर लड़की की एज 17 है, लड़के की 16 है, तो फिर केस किस पर रजिस्टर होगा रेप का? तो फिर केस रजिस्टर होगा लड़की पर। यहां पे देखिए, मेल पार्टिसिपेंट और ओल्डर पार्टिसिपेंट इज यूजली हेल्ड एज गिल्टी ऑफ रेप। ओल्डर पार्टिसिपेंट तो कोई भी हो सकता है, लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन अपराधी हो सकते हैं। पोक्सो के केसेस में दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों सेक्सेस के लिए। बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी ऑफेंडर्स अंडर पोक्सो। देखो, ये एक्ट तो लाया गया था 2012 में ताकि बच्चों को सेक्सुअल उत्पीड़न से बचाया जा सके। लेकिन एक दिक्कत पता है क्या आ रही है, जो आप भी इस बात को रिलेट कर पाओगे। 18 की एज ना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जिस प्रकार से आज के समय में बच्चों को एक्सपोजर है, छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देता है, 18 तक आता था तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैं बोलूँ ताकि आप रिलेट कर सको, तो जल्दी जवान हो जाते हैं आजकल बच्चे। मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी छोटी छोटी उम्र में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। तो फिर होता क्या है, अब ऐसी सिचुएशन में ना लड़का लड़की दोनों की एज 18 से कम है, उन्होंने भागकर शादी कर ली। एक केस सामने आया था स्कूल में शादी करने का, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश कर लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब लड़का लड़की की एज दोनों की 18 साल से कम है, तो फिर अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो किडनैपिंग की एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। अब मामला पहुंचता है कोर्ट के पास में, कोर्ट कंसेंट मानती नहीं इन केसेस में, क्योंकि अब ये भी हमने पोक्सो एक्ट डिस्कस किया कि 18 से कम उम्र है तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर दोनों बालिग हैं तब तो कंसेंट पूछे ना कि आपने मर्जी से ऐसा किया, तब कोर्ट मानेगा। लेकिन एज 18 से कम है तो कंसेंट चलती ही नहीं, वो स्टैट्यूटरी रेप कहलाएगा। अभी हमने डिस्कस किया। तो ये दिक्कत आ रही है कोर्ट्स को।
अब होता ये है, लड़का लड़की बोल भी दें कि कंसेंट से गए थे, फिर भी उनको अलग कर दिया जाता है, रेप का केस रजिस्टर होता है, कई बार लड़की की भी उम्र ज़्यादा होती है, तो उनकी ज़िंदगी खराब होने का खतरा रहता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो राइटर लास्ट में ये कहते हैं, देखो इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं, किसी भी कीमत पर बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनको सेक्सुअल असोल्ट से बचाना है, उनका आसानी से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ऐसा खतरा रहता है। बट देखो, तो हाल ही के केस में ना धारवाड़ बेंच है कर्नाटक हाईकोर्ट की, इन्होंने लॉ कमीशन से गुहार लगाई कि आप इस केस में ना एज ऑफ कंसेंट के क्राइटेरिया को रिकंसिडर कीजिए ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से। हाईकोर्ट के जजेस ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा, क्या वो माइनर्स जिनकी एज 18 से कम है, क्या उनको एप्लीकेबल लॉ की नॉलेज भी है या नहीं है। जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने देखो जब निर्भया केस हुआ था ना 2012 में, तो उसके बाद जस्टिस JS वर्मा की कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एज ऑफ कंसेंट को कम करके 16 कर दिया जाए और पोक्सो एक्ट में अमेंडमेंट लाई जाए, लेकिन उस समय नहीं लाई गई थी। बट अब समय आ चुका है अमेंडमेंट्स लाने का, ऐसा राइटर वकालत करते हैं। उसके बाद देखो, यूक्रेन वार में इंडिया के रोल से संबंधित है, आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो अभी रशिया की यात्रा पर गए। आपको पता है रशिया का हर एक डायरेक्शन से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो उनके लिए, रशिया के लिए भारत के विदेश मंत्री की यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। अभी हाल ही में ना, कल ही हमने कल परसों आर्टिकल में डिस्कस किया था कि रशिया का एक पोर्ट जहां पे रशिया के नेवल शिप्स वीट की अनलोडिंग कर रहे थे, तो उस पर ड्रोन से अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। तो ना इसके सबूत रशिया ने 5 देशों को दिए, उसमें से इंडिया एक है। हाल फिलहाल में पुतिन ने इंडिया की काफी तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप के बीच में रिजिलियंस की बात की गई है। रिजिलियंस का मतलब समझते हो ना, जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबाते हो फिर से पीछे आता है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। जैसे बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से घर बार का नुकसान हुआ, लेकिन उस त्रासदी की वजह से फिर से घर बार जल्दी से ठीक हो गए, इसे कहते हैं रिजिलियंस। मतलब कठिनाइयों के बावजूद, मतलब आपदा आई लेकिन इसके बाद आप फिर से खड़े हो गए। तो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप में ऐसा ही है, आपदा आई, दिक्कतें आई, लेकिन फिर से पहले जैसी रिलेशनशिप हो गई, ये होता है रिजिलियंस। और कौन कौन सी बातें की गई हाई लेवल विजिट्स में, बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है इंडिया और रशिया के बीच, इंडिया ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही बड़ी पावर है जिसकी चलती है, या फिर 2 ही बड़ी पावर्स हैं USA चाइना जिनकी चलती है, बाकी देशों की चलती नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कई सारे देशों की इक्वल पावर्स या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पावर्स होनी चाहिए और उनके बीच में आपस में एक बैलेंस हो, तब जाके वर्ल्ड में ज़्यादा पीस रहती है। जैसे कोल्ड वार था, कोल्ड वार के दौरान क्या था, सिर्फ 2 बड़ी पावर्स थी, एक USA, दूसरा USSR। इसके बाद जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वर्ल्ड क्या हो गया, यूनिपोलर हो गया, सिर्फ एक ही बड़ी पावर रह गई USA। बट ये सिचुएशन भी ठीक नहीं है। इंडिया रशिया दोनों चाहते हैं वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए, कि 1 या 2 बड़ी पावर ना हो, 4, 5 या 6, 7 पावर्स हों जो जिनके बीच में पावर के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो फिर ये सारी मिलके वर्ल्ड को चलाएंगे तो वर्ल्ड ज़्यादा अच्छे से चलाया जा सकेगा, वर्ल्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, पीस होगी। वैसे देखो, भारत के विदेश मंत्री अभी रशिया में गए ना, ऐसा नहीं है उन्होंने यूक्रेन के इशू पर बोला नहीं, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि देखो यूक्रेन इशू सिर्फ बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने इंडिया के कंसर्न्स बताए यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, और कहा जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये वार का टाइम नहीं है, ये पीस का टाइम है, ये बातचीत का टाइम है, डायलॉग का युग है। तो डायलॉग होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और ये भी कहा कि इंडिया किसी भी पीस इनिशिएटिव में मतलब इंडिया मीडिएशन के लिए तैयार है। कोई भी पीस संबंधित इनिशिएटिव लिया जाता है दोनों के बीच में शांति स्टैब्लिश करने के लिए, तो इंडिया उसको सपोर्ट करेगा, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो आज के समय में ना यूरोप में अच्छी लीडरशिप नहीं है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, चलो वो तो उनकी दूसरी टर्म है, अदरवाइज देखो ज़्यादातर देशों में जो प्रीमियर्स हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, वो ज़्यादा सीनियर नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर काफ़ी साल तक काम किया और प्रधानमंत्री के पद पर उनकी दूसरी टर्म है। इंडिया इमर्ज हो रहा है, तो इंडिया ना अपने आप को असर्ट कर रहा है। इससे पहले इंडिया अपने आप को असर्ट नहीं कर रहा था। तो आज़ादी के बाद जो नेहरू के ख्वाब थे ना, नेहरू के एम्बिशंस थे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने आप को असर्ट करे, बड़े इश्यूज में मीडिएटर का रोल प्ले करे, इंडिया की बात सुनी जाए। तो थोड़ा बहुत अभी वो देखने को मिल रहा है। इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि यूक्रेन इशू पर इंडिया की बात कम से कम सुनी जा रही है। वो बात अलग है कि हाँ, इंडिया के पास ज़्यादा कार्ड्स नहीं है कि इंडिया फोर्स कर दे किसी देश को कि आप ये करिए, बट इंडिया की बात को सुना जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज देख लीजिए, इंडिया ना अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है सभी साइड्स के साथ, रशिया के साथ, वेस्ट के साथ, इजराइल के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ। ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो इंडिया के जो एम्बिशंस है ना ग्रेट पावर बनने के, वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। अब हमें कई सारे क्षेत्रों में अच्छा करना है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी को आगे ले जाना है, इंडिया को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी करनी है, देश को एकजुट होने की आवश्यकता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम आपस में ना लड़ें, एकजुट हों देश के नाम पे। वो चीज़ें इंडिया में अब होनी चाहिए, समझ गए? तब देश और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।